पिचास राजा। ये कवच चित्र दोस्तों किसी समय में बात की बात है। कंचनपुरम में एक राजा राज्य करता था। नाम था उसका कर्णप्रिय। वह वेद न्याय प्रिय और कर्तव्य परायण राजा था। उसने शासन में वह वेद प्रजा से वेद सुखी और संपन्न थी। राजा कर्णप्रिय अपने पारिवारिक जीवन में बेहद संतुष्ट और उसकी पत्नी का नाम चंद्रिका। राजा कर्णप्रिय व रानी कर्णिका के 5 संतानें का सुख प्राप्त था। 5 संतानों का नाम चंद्र प्रिय, शंख प्रिय, रक्त प्रिय, पुष्प प्रिय, वीर प्रिय। 5 राजकुमार शिक्षा दीक्षा के योगाचार्य आश्रम उन्हें आज संपन्न हो गई थी। प्रणाम गुरुवर, आयुष्मान हो। हमारे लिए कोई आदेश गुरुवर। आज आज तुम्हें शिक्षा दीक्षा पूर्ण हो गई है। आज तुम वापस में लौटना है। राजकार्य में अपने पिता का हाथ बटाना है। जो आज्ञा मुनिवर। जाने से पूर्व क्या गुरु दक्षिणा नहीं देंगे? वत्स आप आदेश कीजिए मुनिवर, हम प्राण भी आपके चरणों में अर्पित कर देंगे। गुरु दक्षिणा हमें 50 नाथ कददंत का सिर चाहिए। 50 नाथ कटदंत, हाँ 50 नाथ कटदंत। आज से हजारों वर्ष पहले की बात है। राक्षस जाति का एक राक्षस कटदंत कदम वेश धारण कर महर्षि कुणालाचार्य के आश्रम में शिक्षा दीक्षा के बहाने आ गया और महर्षि ने उसे नहीं पहचाना। उसका उद्देश्य अपने सहपाठियों को बहला सा फुसला कर एकांत में ले जाता और उनका रक्त पीने का था। हाँ, मानव रक्त पीने के लिए यह सुनहरा अवसर है। और आश्रम के बाहर वह अपने उद्देश्य की पूर्ति करने लगा। एक दिन यह मुझे कहाँ ले आए नरसिंह, उस गुफा में मालूम हो जाएगा नरेश। और कदंत नरेश गुफा में पहुंचे। यहाँ तो कुछ नहीं है। हाँ। और तभी एक आठा गूंजा और आठा सुनकर नरेश सिरता से पलटा और पढ़ते ही कटदंत ने भयंकर चीखने लगी, नहीं नहीं, तुम नरसिंह कहाँ है? मूर्ख लड़के, नरसिंह नहीं कटदंत हूँ। यह मेरा असली रूप है। नरसिंह के वेश में इंसानी रक्त पीने की लिए धरा है। हाँ। और तुम्हें यहाँ मेरी रक्त की प्यास बुझाए बिना नहीं जा सकती। और दुष्ट, अच्छा हुआ तूने अपना रहस्य मुझे बत खोल दिया। अब किसी निर्दोष का रक्त पीने के लिए जीवित नहीं छोड़ूंगा। हाँ, मैं सिर्फ तेरा रक्त पीऊंगा, बल्कि आश्रम के एक एक इंसान को निचोड़ दूंगा। और कुमार ने अचानक तलवार निकाल ली और कंदन पर टूटा। मरने के लिए तैयार हो जा रक्त पिचासू। और कुमार नरेश ने भरपूर वार राक्षस की कटदंत की बाजू पर किया। कचाक, मगर कटदंत की कटी हुई बाजू जमीन पर नहीं गिरी। हा। और अचानक कटदंत का हाथ बाज के समान लपट कर नरेश की गर्दन से लिपट गया। आह नहीं। और कटदंत दूसरे हाथ के नखून बढ़ने लगे और लंबे नखून नरेश की छाती में धस गई। और दर्द से चीखा और आंखें से आंसू निकले। और इसी के साथ ही नरेश के प्राण पे फिर उड़ गए। और कटदंत ने भयंकर ढंग से जीभ से लपलपाता हुआ कुमार की लाश का रक्त पीने लगा। और उसकी बाजू अब तक वह बाजू पुनः धड़ से जुड़ चुकी थी। और कुमार नरेश का रक्त पीने के बाद उसने शिष्य को मार डाला। कुछ शिष्यों को और मार डाला और उनका भी रक्त पी गया। हाँ, वह कितना स्वादिष्ट होता है इंसान का खून। और उन्हीं दिनों महर्षि कुलाचार्य के आश्रम शिक्षा ग्रहण कर रहा था, जो एक शिष्यों के गायब हो जाने से बड़ा दुखी और परेशान थे। उप
समझ में नहीं आता ऋषि योगाचार्य कि यह सब क्या हो रहा है। मुनि, मुझे लगता है कि आसपास कोई भयानक जानवर आ बसा है जो हमारे साथियों को उठा ले जाता है। नहीं योगाचार्य नहीं। अगर यह कार्य किसी जंगल पशु का होता तो वह हमारे आश्रम पर हमला करता। मुझे यह किसी शैतानी का कार्यवाही लगती है। तब तो अपनी योग शक्ति से उस दुष्ट का पता मालूम करना चाहिए। हमें उसके लिए एक यज्ञ करना होगा, तब यह कार्य अवश्य है। और उसी दिन महर्षि यज्ञ में करने लग गई। और तभी महर्षि यज्ञ में मगन थे कि नरसिंह मेरे पास आया, पूछा और व्यग्र भाव से बोला, जल्दी योगाचार्य, वहाँ जंगल की गुफा में एक शिष्य की लाश पड़ी है क्या? लेकिन महर्षि अभी यज्ञ में मगन है, उनके इस कार्य में व्यर्थ ध्यान डालना उचित नहीं होगा। वह स्वयं जाकर स्वयं ही उसके साथ चलता हूँ। नरसिंह मुझे लेकर गुफा में पहुंचा। ओ कितनी बदबू है, अभी तू भी बदबू का ढेर में बदल जाएगा। और भीतर पहुंचकर दृश्य देखकर मेरी सांसें रुक गई। हे भगवान, यह तो चारों ओर मानव कंकाल पड़े हैं। और आहट सुनकर उछल पड़ा, विस्मित खड़ा रह गया। कौन हो तुम? नरसिंह कहाँ है? नरसिंह का असली रूप हूँ कटदंत। अब तेरे शरीर को अपनी प्यास बुझाऊंगा। देखते देखते उसके नखून बढ़ने लगे। हे भगवान, रक्षा कर, मुझे अपने प्राणों को बचाने का कोई उपाय नजर नहीं आया। मेरे नाखून तीर के समान मेरे सीने में प्रवेश होते वाले थे कि तभी महर्षि कुलाचार्य मेरे सामने आ गई। आह मुनिवर! और दृश्य देख मन में कांप उठा। ऋषिवर, ये आपने क्या किया? मुनिवर, मेरे प्राण बचाने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिया? नहीं, बस नहीं, बल्कि हमारा अंतिम समय आ गया है। वचन दो, तुम इस पापी का नाश करोगी। हाँ 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 हाँ, मैं वचन देता हूँ मुनिवर। इसी के साथ कुलाचारी की गर्दन लुढ़क गई और मैं चीख उठा, मुनिवर, मानो बाहर कहीं बिजली कड़की हो और गुफा गुफा में मानो भूकंप आ गया हो। और तभी एक स्वर वहाँ गूंजा, शिष्य भागो, शिष्य निकल जाओ गुफा से, अब यह शैतान सुरक्षित नहीं है। मुनिवर की वाणी। मुनिवर के आदेश पाकर मैं चीखता हुआ चिरता से गुफा के द्वार पर भागा। मैं मुनिवर की मृत्यु का प्रतिशोध लूंगा, कटदंत सिर दिल लूंगा। और इस प्रकार कई वर्ष बीत गए, लेकिन अब तक मुनिवर को दिया वचन पूरा न कर सका। इसका कारण मुनिवर उसे समाप्त करने के लिए जब कोई शक्ति यज्ञ आरंभ करता हूँ तो उसमें व्यध्यान उत्पन्न कर देता है। लेकिन जब यह कार्य तुम्हें सौंप रहा हूँ, तुम 50 कटदंत की मृत्यु के घाट उतार दो। बोलो, यह करोगे? गुरु दक्षिणा के रूप में हमें कटदंत का सिर अवश्य भेंट करेंगे मुनिवर। कहो वत्स, हम उसे ढूंढेंगे का? कटदंत की शैतानी शक्तियाँ बड़ी कुशाल है बेटे। जब तक वह सामने न हो उसे ढूंढना पहचानना कठिन है, लेकिन उसके सामने तो पहचानना बहुत सरल है। उसके दांत की बनावट भी रूप बदलने के समय कांटे जैसी नुकीली होती है। ओह, और हाँ, तुम जा सकते हो। नगर की सीमा में तुम्हारे स्वागत की तैयारी पूरी कर चुकी होगी। जो गया मुनिवर। 5 राजकुमार पैदल ही नगर की ओर जाना लगे। वे सिर सिर दी वहाँ पहुँचे को आतुर थे। माँ, पिताजी हमारा बेचैनी से इंतजार कर रहे होंगे। और ठीक उसी समय पर कटदंत विषैली निगाहें उनको देख रही थी और सोच रहा था, हाँ, इससे पूर्व
भाई महल पहुंच जाए, मेरी मौत का सामान तैयार है। मैं स्वयं महल पहुंचकर, हाँ हाँ। और उसी समय जब नगर से कुछ दूर पर रह गए तो अचानक एक पेड़ चरमरा कर गिरने लगा। देख कर चणक प्रिय चिल्लाया, बचो भैयो। और चंदन प्रिय एक साइक को वहां से भागते देखा। वह सा, वह साय को भागते देख राजकुमार उसके पीछे लपका, रुक रुक जाओ, तुम कौन हो? अचानक वह वृक्षों की झुरमुट में गायब हो गया। कहाँ गया वह वापिस लौटा। कौन था वह भैया? हमें समाप्त करने की साजिश शायद उसी ने रची थी। यह देखो, एक रस्सी की मदद से यह पेड़ बंधा हुआ था, और पेड़ की हद में आते ही उसने रस्सी छोड़ दी और पेड़ हम पर गिर पड़ा। उसके बाद वे चारों नगर की ओर चल पड़ी। लेकिन वह कौन हो सकता है, अभी कुछ नहीं कहना मुश्किल है। लेकिन एक घटना का जिक्र माँ पिताजी से मत करना, परेशान होंगे। और फिर नगर में द्वार पर उनका भव्य स्वागत किया गया। ओ हमारे पुत्र कितने सुंदर दिख रहे हैं महाराज। हाँ, इतने वर्षों बाद घर लौटे हैं तो कितने सुगंध प्रतीत लग रहा है। राजकुमार की जय। और निकट पहुंचकर राजा कर्ण प्रिय ने रानी चंद्रिका ने उन्हें गले से लगाया। राजकुमारों की जय हो, कर्ण प्रिय जिंदाबाद। रानी चंद्रिका और प्रजा उद्घोषों ने वातावरण गूंज उठा। और और उस समय युवराज चंद्र, जब युवराज के रूप में चंद्र प्रिय का तिलक आयोजन किया जा रहा था। आइए महाराज, युवराज के मस्तक पर तिलक और आशीर्वाद दीजिए। ओह, लेकिन जैसे ही महाराज कर्णप्रिय ने चंदन चंद प्रिय के निकट पहुंचे, भी न पाए थे कि खर सर तीर, और जिधर से तीर छोड़ा गया उधर देखकर अचानक कर्णप्रिय चौंका। सेनापति काली सिंह, पकड़ो उसे, वह बचना नहीं चाहिए। और सैनिकों ने अफरा तफरी मच गई। पकड़ो, वह भागने न पाए। महल के चारों तरफ से घेर लो। और जिस समय सैनिक मुख्य द्वार पार कर रहे थे, उसी तरफ महल की ऊंची छत से वह शायद छलांग लगा दिया। वह रहा, पकड़ो। और सैनिकों उसके पीछे लपके, उप भाग रहा है, घुड़सवार सैनिकों को बुलाओ। जब तक घुड़सवार सैनिक वहां पहुंचते वह गायब हो चुका था। अब हम महाराज को क्या जवाब देंगे? कमबख्त, एक व्यक्ति हमारी आंखों में धूल छोड़कर फरार हो गया। और सेनापति को आदेश पर सैनिक वापस लौट पड़े। उधर सभी राजकुमार सुरक्षित महल पहुंचा दिया गया। राजा कर्णप्रिय इस घटना से क्रोधित हो उठे। महाराज, महामंत्री सूर्य राज, हर सूरत में उस व्यक्ति को हिरासत में लेना चाहता हूँ जिसने राजकुमार पर प्राणघात आक्रमण किया। सेनापति उसके पीछे गए हैं। मुझे उम्मीद है कि, क्षमा करिए महाराज, वह रहस्यमय इंसान हमारे हाथ नहीं लगा क्या? उस दिन के बाद रहस्यमय इंसान की बहुत तलाश की गई मगर वह दिखाई नहीं दिया। उधर पांचों राजकुमार घटना से विचलित हो उठे। भैया, यह दूसरा आक्रमण है, हमारे प्राण के पीछे हाथ धोकर पड़ा है। क्यों? अब पिताजी की राह वाली घटना के विषय में नहीं बता देना चाहिए? अभी नहीं, अभी समय नहीं है संग प्रिय। और भैया, यही सबको स्थान कदंत तो नहीं कर रहा? मुझे ऐसा ही लगता है। हमें सिर दी उसकी तलाश आरंभ कर देनी चाहिए। उप कुछ समय में नहीं आ रहा कि क्या और क्या करें। कल प्रातः ही हम निर्णय लेंगे। और रहस्य में इंसान का दंत की तलाश कैसे करें और कहाँ की जाए, हमें सावधान अवश्य रहना चाहिए। और उनके पांचों ने अपने कक्ष में चले गए। और आधी रात के पश्चात अचानक छोटे राजकुमार वीर प्रिय की नींद उठी। उफ, यह कौन हो सकता है? कौन है बाहर?
ओह, हम तुम्हारे पिताजी हैं। ओह, इतनी रात गई। वो दरवाज़ा खुला। कर्णप्रिय के भीतर आते ही दरवाज़ा बंद कर गया। पिताजी, आप इतनी रात गए, सब कुशल तो है? अभी तक तो कुशल है राजकुमार, हमें प्यास लगी है इसलिए हम यहाँ चले आए। मैं अभी आपके लिए शीतल जल देता हूँ। नहीं राजकुमार, प्यास किसी जल से नहीं मिटेगी। राजा कर्णप्रिय के स्वर को महसूस करते हुए राजा राजकुमार वीर प्रिय उछल पड़ा गया और नेत्र हैरत से फैल गए। कौन हो तुम पिचास कृतंत? ओह, तुम्हारे दांत कृतंत हूँ। हाँ हाँ, ठीक पहचाना तुमने। महर्षि योगाचार्य की मौत के घाट उतारने का कार्य सौंपा है न? तुम्हारी मौत मेरे हाथों होगी। नहीं कृतंत, मैं दिव्य शस्त्र से तुम्हारी बोटी बोटी एक कर दूंगा, लेकिन इससे पहले वह दिव्य शस्त्र तक पहुंच पाता, कृतंत ने उसे नाखून गर्दन पर धंस गई और राजकुमार तड़प कर जमीन पर गिरा और कृतंत ने उसके सीने उसके रक्त पीने लगा, चपड़ 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 चपड़। और अगले दिन वीर प्रिय की मृत्यु का पता पूरे महल में कोहराम मच गया। छोटे राजकुमार वीर प्रिय का खून हो गया। क्या छोटे राजकुमार का खून हो गया? छोटे राजकुमार का खून हो गया। सबने सुनने के बाद मंत्री सूर्य राज सकते में आ गई। मंत्री जी, छोटे राजकुमार वीर प्रिय का खून हो गया है। आपकी आंखों से लाश उसकी लाश देखिए। ये भगवान, क्या क्या हो गया? और आग आग की तरह समाचार पूरे महल में फैल गया और रानी चंद्रिका मानो पागल हो गई। उसने स्वयं महामंत्री उनसे यह दुखद समाचार दिया। नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता, यह समाचार झूठा है। मेरा कर्ण प्रिय हमें छोड़कर नहीं जा सकता। नहीं। और चारों भाई हतप्रभ रह गए। नहीं, यह नहीं हो सकता। वीर प्रिय इस प्रकार नहीं जा सकता। उप आखिर हत्यारा उसके मकसद में कामयाब हो गया। हाँ, उस हत्यारे का पताल में भी नहीं ढूंढ छोड़ूंगा। और फिर घटना चक्र एक घटना स्थल पर एकत्रित हुए। ओह मेरे बच्चे, क्या हो गया? मैं हत्यारे को जीवित नहीं छोड़ूंगा। यह माला उससे हत्यारे की होगी। सेनापति ने निकट पहुंचते सरगोशी से कहा, यह हार तो यह हार किसके गले में पहनते हैं? वह किंतु सेनापति से पूर्व महाराज उस हार को पहचान करके उठे। यह हार तो महामंत्री सूर्यराज का है क्या? ठीक उसी समय महामंत्री घबराए हुए प्रवेश किया और रक्त प्रिय तुरंत उसके निकट पहुंचकर कठोर स्वर में बोला, महामंत्री जी, आपको यह इस हार के कक्ष में कैसे पहुंचा? मेरा हार? ओह, यह मेरा हार है। यह कल रात चोरी हो गया था और दुर्घटना के समय के दिन। ओह सेनापति काली सिंह, कहिए, मुझे आपसे एक बात करनी है युवराज। कल राजकुमार कल्पनीय महामंत्री से हार मिलने पर एक छोटी सी घटना नहीं मानता। हो सकता है कि पुत्र की मृत्यु के प्रतिशोध लेने के लिए महामंत्री ने ही कुमार को मारा हो। पुत्र की मृत्यु का प्रतिशोध? जी हाँ युवराज। 2 माह पहले महामंत्री का पुत्र संकट सिंह दुश्मनों का भेद देता हुआ रंगे हाथों पकड़ा गया था और राजा ने आरोप में महाराज ने मृत्युदंड दिया। हमारा फैसला है कि अटल है, देशद्रोही को केवल मौत। लेकिन महाराज, हम आपके पुत्र को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकते। और इस प्रकार संकट सिंह को फांसी पर लटका दिया गया। अपने यह समाचार देखकर बहुत अच्छा किया सेनापति। अब हम महामंत्री से बचने का अवसर नहीं देंगे। और सेनापति चला गया और महामंत्री पर नजर रखनी होगी। उसी रात पुष्प प्रिय के कक्ष में, दरवाजा खोलो बेटे, हमें एक आवश्यक कार्य है। और पिताजी, इस समय
कैसा कार्य? भीतर चलो बताते हैं। और द्वार बंद करने के पश्चात, मुझे प्यास लगी है इसलिए तुम्हारे पास आया हूँ। वो अभी आपके लिए जल लाता हूँ। यह प्यास जल से नहीं बुझेगी बेटे, तुम्हारा वक्त चाहिए। और कंठ दत्त के नकुले नाखून उसकी गर्दन पर धस गए और चपट चपट चपट। और अगले दिन जब पुष्पप्रिय की लाश मिली, हे भगवान, यह सब क्या हो गया? राजा के रूप में कितना अभिमान तो मुझे करना ही अभिनय तो मुझे करना ही होगा। नहीं नहीं। और सेनापति ने उस समय चंदन प्रिय को, वो यकीन मानो युवराज, मेरा विश्वास है खून महामंत्री ने किया है, अभी मालूम हुआ जाता है। राजकुमार चंद्रप्रिय आदेश पर गुप्त चर चंद्र खूबचंद को बुलाया गया। खूबचंद, हमने तुम्हें महामंत्री की निगरानी का कार्य सौंपा था। मैं निगरानी का कार्य कर रहा था कुमार। शाम को मैंने उन्हें घर से निकलते देखा। महामंत्री अभी घर में प्रवेश द्वार केवल यही है। और किंतु आधी रात के समय अचानक चौंका। अरे महामंत्री, यही समय कहाँ जा रहे हैं? महल में तो कोई बुलावा नहीं आया। और ऐसे में अंदाज से साकल लगाकर एक तरफ चल पड़ी। मुझे इसका पीछा करना चाहिए, ये कहाँ जा रहे हैं? और किंतु शायद महामंत्री अपने पीछा किए जाने का पता चल गया। फिर वे एक पुराने किले में घुसे और उनका पीछा करता हुआ खंडर में पहुंचा। अरे कहाँ चले गए महामंत्री जी? यहाँ तो नहीं है। जब मैं खंडर का चप्पा चप्पा छान मारा तो महामंत्री जी मुझे कहीं दिखाई नहीं दिए। ओह, महामंत्री मेरी आंखों को धोखा देकर निकल गए। इतना सुनने के बाद काल सिंह क्रोधित स्वर में चिल्लाया, देखो युवराज, मैं कहता था ना, यह करतूत महामंत्री की है। महामंत्री को कहीं से ढूंढ कर हमारे सामने पेश करो गुप्तर। जो गया राजकुमार। लेकिन बहुत खोज करने के बाद भी महामंत्री सूर्य राज कहीं नजर नहीं मिले। अत्यंत गुप्तर ने कहना पड़ा, क्षमा करें युवराज, महामंत्री जी का कोई पता नहीं चला। क्या हम कुछ सुनना नहीं चाहती? नगर का चप्पा चप्पा छाना महामंत्री को पेश करो गुप्तर के जाने बाद। देखो युवराज, मेरा संदेश महामंत्री पर गहरा होता जा रहा है। और आधी रात को महल में पहरा बैठा दिया गया, विशेषकर सभी राजकुमारी के कक्ष पर। और मगर आधी रात के वक्त जब राजा कर्णप्रिय रक्तप्रिय के कक्ष से बाहर, अरे महाराज आप? हाँ, हम कहने आए थे कि हत्यारा पकड़ा गया है। अपहरे का कोई आवश्यकता नहीं, तुम दोनों जाओ। हम अपने पुत्र से बात चाहते हैं। जो गया महाराज। और उधर राजकुमार चंद्रप्रिय की आंखों में नींद न जाने महल में कौन सी मुसीबत टूट पड़े। जाने आज रात क्या होने वाला है। मुझे चलकर दोनों भाइयों की सुरक्षा व्यवस्था पर नजर डालनी चाहिए। और एक पल पूर्ण महल में तेज चीख गूंज उठी। राजकुमार रक्तप्रिय की चीख का स्वर और चंद्रप्रिय के शरीर मानो विद्युत भर गई। वह तूफान की तरह तेजी से रक्तप्रिय के कक्ष की ओर भाग गया। रक्तप्रिय के प्राण संकट में है और वह किसे टकराया। और महामंत्री सूर्य राज को पहचानते ही राजकुमार चंद्रभान ने, जिससे उत्तेजना से भर गया, उसने महामंत्री को पकड़ लिया और चिल्लाया, तुम महामंत्री सूर्य राज, तुम तुम्हारी तलाश थी। मगर राजकुमार, मेरी बात तो सुनो। और चंद्र प्रिय महामंत्री के कपड़ों पर रक्त देखकर उछल पड़ा। यह रक्त, ओह समझ गया, कमीने इंसान, प्रतिशोध में अंधा होकर तूने रक्त प्रिय का भी शायद खून कर दिया। ओह राज।
मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा, आज तुझे रंगे हाथे पकड़ लिया है। और कहने के साथ ही महामंत्री को चेहरे पर गुस्सा जड़ दिया और पागलों की तरह उस पर मारता चला गया। ओ मेरी बात सुनो, आह आह। और तभी कर्णप्रिय रानी चंद्रिका और कर्ण कर्णप्रिय रानी चंद्रिका सहित सेनापति काल सिंह और शंख प्रिय भी वहां पहुंचे। यह क्या हो रहा है? तुम महामंत्री महामंत्री तुम्हारी तलाश में हमें तलाश थी। यह हत्यारा है पिताजी, इसने रक्तप्रिय का खून किया। नहीं, यह झूठ है, यह सच है। राजकुमार के कक्ष से हमने इसकी लाश मिली है, लाश ही मिलेगी, मैं जानता हूँ। कुमार का कक्ष खोल कर देखना होगा। और भीतर का दृश्य देखकर सब सन्नाटे में रह गए। रक्तप्रिय मेरे लाल, ओह यह हत्यारा है पिताजी, इसे तुरंत फांसी पर लटका दीजिए। होश में काम लो राजकुमार। राजकुमार, तुम्हारे पास इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि खून महामंत्री ने किया है। प्रणाम, प्रणाम सेनापति। वह माला जो वीर प्रिय के कक्ष में मिली, इसके पूछे कि वह कक्ष में कहाँ से थी जिसे रात को पुष्प प्रिय का खून हुआ। बताइए महामंत्री जी। चंद प्रिय के प्रश्नों का उत्तर दिए। मैं क्षमा करिए महाराज, मैं इन प्रश्नों का उत्तर समय नहीं दे सकता। ओह यह जानता ओह यह जानते हुए भी आप कातिल है समझा जा रहा है? जी हाँ महाराज। यह सुनते ही राजा कर्णप्रिय ने आदेश दिया, महामंत्री को हिरासत में ले लो। सैनिकों महामंत्री को ले गई। अपने पुत्र की मृत्यु का बदला लेने के लिए शंख प्रिय और चंदन प्रिय को मारने की चेष्टा करता। महाराज शुक्र है कि यह समय रहते पकड़ा गया। ओ हमें नहीं मालूम महामंत्री के पुत्र को मृत्यु का बदला हमारे पुत्रों की निर्बल हत्या करके लेगा और कातिल के रूप में महामंत्री के पकड़े जाते ही पहरे में ढील दे दी गई। और रात को संप्रिय नींद मुझे मौत मुझे मौत की नींद सुलाने का संकल्प करने आए थे योगाचारी। हाँ हाँ, अब केवल 2 बचे हैं, जिनमें से संप्रिय का रक्त आज पी जाऊंगा। और संप्रिय की नींद टूटी। कौन है बाहर? हम तुम्हारे पिताजी हैं बेटे, दरवाज़ा खोलो। द्वार खोलते ही, हमें प्यास लगी है बेटे। क्या प्यास नहीं बुझेगी? अवश्य। पिताजी को जल के लिए यहाँ आने की क्या आवश्यकता थी? यह सोच वह पलटा। एक पंजा उसके चेहरे पर चिपक गया और कंठदत्त ने नुकीले दांत राजकुमार की गर्दन पर गड़ा दिए। हाँ हाँ, मेरी प्यास तेरे लहू से बुझेगी मूर्ख। वह रक्त पीने लगा और रक्त पीने के बाद संगप्रिय की लाश उसने फर्श पर पटक दी और भयानक ढंग से जीवा फेरता कह उठा, हाँ हाँ कुमार चंदन प्रिय, अब तेरी रानी चंद्रिका के बाद में एक एक करके महल के और फिर नगर के सभी लोगों का खून पी जाऊंगा। हाँ हाँ। अगले दिन जब चंद्र प्रिय को भूचाल के लक्षण थे, नहीं नहीं, अगर महामंत्री कातिल है तो फिर कल रात संप्रिय का कत्ल क्यों किया गया? महामंत्री को हम अपनी आंखों से कैद खाने में देख कर आए हैं और वह कत्ल नहीं कर सकते। मैं गुप्तर को भी इस रहस्य की छानबीन करने का आदेश देता हूँ। और उसी रात, दरवाज़ा खोलो बेटे चंद्रप्रिया, हम तुम्हारे पिताजी। और पिताजी इस वक्त? मुझे प्यास लगी है बेटे। क्या तुम मेरी प्यास प्यास या पिताजी क्या क्या हो गया है? लेकिन पिताजी जल तो आपके कक्ष में भी मिल जाता किंतु रक्त नहीं मिलता जिसकी मुझे प्यास है। सावधान कनप्रिय, यह तुम्हारे पिता नहीं बल्कि पिचासनाथ कंठनाथ है, तुम्हारे भाइयों का हत्यारा। पिचासनाथ कंठनाथ। तभी द्वार पर महर्षि योगाचार्य दिखाई पड़े। मुनिवर, आप समय नष्ट मत करो मूर्ख। यह ले ब्रह्मास्त्र, जिसे मैंने दिन रात तपस्या के पश्चात हासिल किया है।
मैंने ख़त्म कर दिया इस पिशाच को। और चंद्रप्रिय ने फुर्ती से के साथ ब्रह्मास्त्र ले लिया। ओह, इस पिशाच को जीवित नहीं छोड़ूंगा। तभी कंठप्रिय ने अपना हाथ खूनी पंजा पढ़ाकर ऋषि को योगाचार्य की गर्दन जकड़ ली। जल्दी जल्दी करो शिष्य। और कंठतंत्र का दूसरे हाथ में गर्दन को लपटा और चंदन के स्पर्श करते ही भीषण आग चंद्रप्रिय को स्पर्श करते ही भीषण आग की ज्वाला निकली। वो भस्म भस्म। जल्दी करो बेटा। और चंद्रप्रिय ने देर न की। जय गुरुदेव। और बिजली चमक उठी। धरती बुरी तरह डगमगा उठी और तेज 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 चीख ब्रह्मास्त्र पिशाचनाथ के कंठतंत्र के सीने में प्रवेश हो गया और पकड़ ढीली हो गई। योगाचार्य पिशाचनाथ द्वारा दूर हट गए और पिशाचनाथ कंठतंत्र के दर्दनाक चीख मारकर फर्श पर गिर पड़ा और शांत हो गया। वह मर चुका है, लेकिन अभी उसने निकट मत जाना। उसके पापी शरीर को कोड से मुक्त कर दूंगा। कोड के रूप में फूटेंगे। और पिशाचनाथ कंठतंत्र की नासिका फट गई और शरीर से फूट निकला। देखते देखते पिशाचनाथ कंठतंत्र के शरीर बर्फ की तरह पिघल गया। आज मुझे तुम्हारी गुरु दक्षिणा मिल गई है। मेरे गुरुदेव को दिया वचन पूरा हो गया है। तुम्हारे किंतु मुनिवर, आप यहाँ कैसे पहुँचे? तुम्हारे आश्रम छोड़ते ही कंठतंत्र के पीछे लग गया था और तुमसे पहले महल में पहुँच गया था। और वह उस समय जब महाराज कंठप्रिय तुम्हारे स्वागत के लिए सीमा पर रथ द्वारा आ रहे थे तो सारथी रथ को तेज चलाओ। आज हम कितने वर्षों बाद पश्चात अपने पुत्र से मिल रहेंगे। जो गया महाराज। और कहने के साथ ही सारथी के बैठे कंठतंत्र ने घोड़े को चाबुक बरसा दिया। और अरे सारथी संभल कर हो हो। और सैनिक पीछे रह गए। और अचानक एक जगह पर कंठतंत्र ने रथ रोका। रथ क्यों रोक दिया सारथी? यह तुम हमें कहाँ ले आए हो? और एक कंठतंत्र पलट कर उसकी ओर भयानक सूरत देखते हुए राजा कंठप्रिय उछल पड़ी। कौन हो तुम? पिशाचनाथ कंठतंत्र। हा हा हा, बहुत प्यास लगी है मुझे, तुम्हारा रक्त पीना है। हा हा हा। और इससे पूर्व राजा अपनी तलवार निकाल पाती और कंठतंत्र ने राजा का रक्त पीने लगा। और फिर पिशाचनाथ राजा के रूप में तुम्हारे चारों भाइयों का खून पी गया। इस तरह मुझे शक्ति करने के अवसर मिल गया, जिससे मैंने ब्रह्मास्त्र प्राप्त किया और छिपकर राजमहल पहुंचा। अचानक मैंने पिशाचराज को तुम्हारे कक्ष में जाते देखा। ओह, लेकिन अगर यह सारी हत्याएं पिशाचराज ने की थी तो महामंत्री उस रात खंडर में क्या करने गए थे? कुछ गड़ गड़बड़ है मुनिवर। दोनों ने उस कैद खाने पहुंचे। असली हत्यारा मारा जा चुका है महामंत्री। हमें आपसे क्षमा मांगने आए हैं। हमने आपको गलत समझा। जो हो गया उसे भूल जाओ बेटे। जो अब महल में होने वाला है उसे रोको। मैं कुछ समझा नहीं महामंत्री। सेनापति काली सिंह महल में तख्ता पलटने का षड्यंत्र रच रहा है। और तुम जानते थे और तुम जानना चाहते थे कि मैं पुष्पनेंद्र की हत्या वाली रात खंडर में क्या करने गया था, तो सुनो। मैं सेनापति काली सिंह के षड्यंत्र का पता चल चुका था। हाँ हाँ हाँ, उन राजकुमारों को खून बहाने की आवश्यकता नहीं रही दिवाकर। 2 बार राजकुमार को आक्रमण किया, लेकिन हर बार बच गए। लेकिन इस बार कोई अज्ञात हत्यारे के हाथों नहीं बचेंगे। और मैंने ऐसा इंतजाम कर दिया है कि महामंत्री हमारे रास्ते से हट जाए।
तू फिलहाल खंडर के इसी तहखाने में रहो, और तहखाने का किसी को पता नहीं है। और मेरे लिए क्या आदेश है सेनापति कंचनपुरम के भावी राजा? अगर किसी कारणवश मेरी हत्या उन 500 राजकुमार की हत्या करने में सफल होता है तो यह कार्य करना होगा। फिर राजा करण सिंह को मरते ही हम राजा घोषित कर दिए जाएंगे। और समझे? ओह, तो यह चक्कर चलाया जा रहा है सेनापति काली सिंह। ओ महामंत्री, इसका मतलब राजकुमारों पर पेड़ और तीरों से आक्रमण तुमने कराया था, और राजकुमार वीर प्रिय के कक्ष में माला चुरा कर तुमने डाली थी ताकि मुझ पर शक करे। हा हा हा, तुम सब जान चुके हो। यहाँ से जीवित बचकर नहीं जा सकते। और मुझ दिवाकर और सेनापति मुझ पर टूट पड़े। मारो दिवाकर इसे। उत्तराक आ और वार से मुझे बेहोश हो गया। यह सुरक्षित अब यह जगह सुरक्षित नहीं है, चलो यहाँ से निकल चलो। और जब वे मुझे मरा छोड़कर गए थे, परंतु न जाने कितने समय बेहोश रहने के पश्चात मुझे होश आया। वो भयानक षड्यंत्र की सूचना महाराज को देनी होगी। और मैं रात के समय छपता हुआ राजमहल पहुंचा तो अचानक महाराज को रक्तवीर्य के कक्ष में जाते देखा। वो महाराज, यहाँ रुक कर इंतजार करना होगा। और तभी कक्ष से एक चीख उभरी, और ठीक उसी समय एक भयानक आकृति कक्ष से बाहर निकलकर भागती हुई देखा। और मैं सब कुछ बताने के उद्देश्य से आपके कक्ष की ओर भागा, तभी आप मुझसे टकरा गए, और सेनापति वहां उपस्थित होने के कारण आपसे कुछ न कह सका। लेकिन उस समय कोई मेरी बात का यकीन नहीं करता। और इसी समय 50 राज की मृत्यु इस महल में पनपे षड्यंत्र को विफल हो गया। सेनापति और दिवाकर गिरफ्तार कर लिया गया, और फिर धीरे धीरे शासन सामान्य हो गया। समाप्त दोस्तों।